क्या हुआ 10 साल में, हम लोग उसको देख रहे हैं। और आज भी वही स्थिति है। इस बार भी घोषणा हुई है, देखते हैं कब तक क्या क्या होगा। बिहार में ऐसा कोई चीज नहीं है जैसे हैदराबाद में है या कर्नाटका में है, जहाँ आईटी हब और आईटी पार्क बना हुआ है, शहरी डेवलप उस ढंग से हुआ है, लोग जाके वहां नौकरी कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस जिस प्रकार से एक्शन मोड में दिखा रहे हैं और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो नेतृत्व पर ही सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस के वजह से भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती हो, लेकिन कांग्रेस पर अब तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। आपने देखा कि बिहार के कटिहार से सांसद है तारिक अनवर, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर किस प्रकार के सवाल उठा दिए। अब कांग्रेस के नेतृत्व पर जब सवाल उठने लगे हैं तो कांग्रेस ने नया प्लान बना लिया है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से छटपटाई हुई कांग्रेस को बिहार में ऑक्सीजन मिलने की संभावना है और इसके लिए दो नेताओं को जिम्मेवारी दे दी गई है। देखिए, कांग्रेस के ये दो नेता फ्रंट फुट पर आकर अब एक नई रणनीति पर, एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं, जिस प्लान से संगठन और जो पूरा गठबंधन है इंडिया, उसमें भी सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर संगठन से जो सवाल उठ रहे हैं उन तमाम चीजों पर बातचीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सहित तमाम जो घटक दल एक मजबूती के साथ दिख रहे हैं उन पर फोकस्ड प्रहार किया जाएगा। तो देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। किस गति से वहां पे प्रगति हो रही है, तो हम लोगों का संक्षेप में ये कहना है कि बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा भी, उसमें डिटेलिंग नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं लेकिन उसमें डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहाँ कैसे देंगे। ये कर दिया कि हम ये करेंगे, तो वैसे तो होगा नहीं। अब जनता को आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, कोठी जरिए जुमले की बात जो हम लोग करते हैं वो आज भी पूरे बजट में सिर्फ जुमला ही जुमला दिखेगा, धरातल पे अभी तक नहीं आया है, ना आने की संभावना है। धन्यवाद। बहुत सारे अखबारों ने छापा बहुत लंबा चौड़ा कि बिहार को सौगात, बिहार को सौगात। कई लोगों ने तो बिहार का बजट ही बजा दिया, लेकिन सच्चाई अगर हम देखते हैं तो वो कोसों दूर है। आईटी पार्क की बात हुई है, आज से ठीक 10 साल पहले आईटी टावर और आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी और आप सब लोगों ने, जो भी यहाँ प्रिंट मीडिया से आए हैं, उन लोगों ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा था कि डाक बंगला चौराहे के पास जो स्कूल इंस्पेक्टर्स का जो ऑफिस है वहां पे आईटी पार्क और आईटी हब बनेगा। क्या हुआ 10 साल में, हम लोग उसको देख रहे हैं। और आज भी वही स्थिति है। इस बार भी घोषणा हुई है, देखते हैं कब तक क्या क्या होगा। सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में 25 से 30% हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। वो बिहार से ही वहाँ की आपूर्ति होती है। जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं, या टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसे हैदराबाद में है या कर्नाटका में है, जहाँ आईटी हब और आईटी पार्क बना हुआ है, शहरी डेवलप उस ढंग से हुआ है, लोग जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ बनेगा तो बिहार में 5 से 10 लाख लोगों को तुरंत वहाँ पे रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकार इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, शिक्षा की बात अगर करें तो किसी से नहीं छिपा हुआ है कि हम लोग नीति आयोग की, जो भारत सरकार की एक शाखा है, उसने भी जो रिपोर्ट निकाला उसने बताया कि कई राज्यों का जब सर्वे किया गया तो उसमें ये सबसे निचले पायदान पे बिहार, फिर भी यहाँ के लोगों को न शर्म है न इस दिशा में कोई हम काम कर रहे हैं। जब तक हम बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, एक छोटा सा डेटा हम यहाँ के एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में जवाब दिया था मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, कि वो उन्होंने, आचार्य मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया था कि 11% मात्र उपलब्धि है बिहार की।
मतलब ये हुआ कि अगर हमको 100% उपलब्धि करनी है तो हमको अभी 90 साल और चाहिए, तब हम 100% RT के पास पहुंच सकते हैं। आप समझ लीजिए स्थिति हमारे यहाँ शिक्षा की क्या है। 15 साल से ज्यादा उम्र के यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 67.3% मात्र है। 81% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। बिहार में शिक्षक और छात्रों का अनुपात भी सही नहीं है। राष्ट्रीय अनुपात 18:1 है, 18:1 है, और हमारे यहाँ 55:1 है। आप समझ सकते हैं क्या क्या है। बिहार में सिर्फ 17% बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कई शिक्षा के और कई मुद्दे हैं जो कि आप खुद भी जानते हैं, इसको बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें अब IIT की बात आती है, जब घोषणा किया गया कि IIT पटना में हम सीटों को बढ़ाएंगे। हम सब जानते हैं कि अभी आया था 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट है कि मुंबई में जो IIT है वहाँ के 36% बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रह गए, उनकी भर्ती नहीं हुई। IIT बनाइए, बहुत अच्छी बात है, हर शहर में बनाइए, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये है उनके रोजगार को हम सुनिश्चित करें, उनको हम नौकरी करने दें, ये बहुत जरूरी है। दरभंगा में जो एम्स बनने वाला था उसकी क्या स्थिति है हम लोग सब जानते हैं। जमीन अभी कुछ दिन पहले उसको मिला है और अभी घोषणा किया कि 10 और यहाँ पे हम लोग मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें बनाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी देने की बात हुई थी, ये पिछले कई वर्षों से हो रही है। जब रामविलास जी भी फूड मंत्री, फूड मिनिस्टर थे यहाँ पे, फूड एंड सिविल सप्लाई के, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इसका काम शुरू हुआ है, पूरे राज्य में करने की बात हो गई, 2 रेल है, लेकिन पटना में भी पूरे मोहल्ले में अभी पाइप गैस जो वो नहीं लग पाया है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ये देखेंगे अगर हम, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के लिए जो आवंटित राशि है उसकी गति इतनी धीमी है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और दूसरी बात, कहते कुछ है, देते कुछ है, और हम खर्च भी कुछ और करते हैं। मतलब जो हमारे पास राशियां हैं, जो हमारे अलग अलग विभागों में जो हम काम करते हैं, जो बजट बनाते हैं, उस बजट में कई बार ऐसा होता है कि पूरी राशि अगर 80,000 करोड़ है तो खर्च हम 20,000 करोड़ रुपये हम डेटा आपको एग्जैक्ट भेज देंगे जो स्थिति उसकी है। इसके अलावा हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बिहार में जो स्थिति है, पूरा एयरपोर्ट की बात चर्चा बहुत हुई भी, हम ग्रीन एयरपोर्ट बनाएंगे। आप लोग बताइए, आप लोग खुद भी इस बात का के गवाह हैं और जवाब दे सकते हैं कि बिहटा एयरपोर्ट कब से बनने की चर्चा है। हमको लगता है कि 10 साल से, क्या 15 साल के करीब हो रहा है, क्या होगा, तब से इसकी चर्चा है। लेकिन आज तक जो स्थिति बनी हुई है, अब हो जाएगा, अब ये जमीन नकदी हो गया, अब ये हो गया, गति इतनी धीमी है। इसके अलावा आपने इसकी बात की, पूर्णिया की बात की, आपने भागलपुर एयरपोर्ट की बात की थी। शाहनवाज जो हमारे पहले मंत्री थे, उड्डयन मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि अब भागलपुर से भी हवाई जहाज उड़ेगा, लेकिन आज तक वो सपना सच नहीं हुआ। भागलपुर के लोग, भागलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ से कि उद्योग की भी बात होती है, बुनकर है वहाँ पे, वो बेचारे उनका जो एक्सपोर्ट उस ढंग से नहीं हो पाता है, व्यापारी कहीं है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट अभी तक नहीं है, ना पूर्णिया में, ना वहाँ भी है, और इसके अलावा अभी राजगीर और कई की बात कर रहे हैं। तो कहना आसान है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार इस बात को आप कहते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट। तो लैंडलॉक्ड। नमस्कार मित्रों, कई दिनों से एक चर्चा का विषय था कि देश का जो बजट आज इस बार बिहार का बजट रहा। एक देहात में कहावत है, घास का पिटारा अब बगल में ढिढोरा, उस प्रकार का यह बजट रहा। पहला ही लाइन से हम शुरू करते हैं बिना भूमिका बांधे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा, फिर हम बिंदुवार बात करेंगे कि बिहार को क्या मिला। इस बजट पे कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने राज्यसभा में उन सभी बिंदुओं को छुआ, चाहे कृषि का हो, सड़क का हो, उद्योग का हो, पलायन का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो,
सभी विषयों पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है, सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जवाब नहीं देगा। कुछ बिंदुओं पे हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं, कुछ बिंदु पे हम बात करेंगे, कुछ बिंदु पर आदरणीय आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बिंदु बार हम लोग आगे भी बात करेंगे। एक लाइन में मैं कहूं तो पिछली बार बजट जो बिहार के लिए आवंटित था 2024-25 में, वो बजट था 58,900 करोड़ रुपया, और इस बार कितना बढ़ाया गया है जिसका अंदाज आपको नहीं होगा कि 2025-26 में इसको बढ़ाकर चुनावी साल है तब 59,000 करोड़ किया गया है, यानी कि मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। 100 करोड़ कब? तब जबकि बिहार में 11 लंबित रेल परियोजना है, और उस रेल परियोजना के लिए भी उसी में से 1100 करोड़ रुपया दिया गया है। यानी कि पिछले बार जो हजार रुपया देकर उसको जीवित रखा गया था, इस 59,000 करोड़ में से 1100 करोड़ रुपया रेलवे को देकर और बजट घटा दिया गया। हम कृषि की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप मखाना बोर्ड की बात किए, लेकिन पटना के बगल में ही जहां से गृह राज्य मंत्री हैं हाजीपुर से, वहां तक केला है, केला बोर्ड की बात यानी कि बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं किया? आप मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे तो लीची प्रोसेसिंग योजना तो है, काम चल रहा है, लेकिन आप लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें इनको वोट दिखाई नहीं देता है। अगर मखाना से 25,000 किसानों का लाभ होता है तो मैं मानता हूं कि अगर बनाना बोर्ड बने और लीची बोर्ड बने तो कम से कम 10 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। हम दूसरी ओर जाते हैं, यहाँ 19 और 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन मेरे साथ भी रहे लेकिन लगातार वो भाजपा के साथ रहे। आप आज भी देखेंगे, क्योंकि हम सब इसमें बिहार के हैं, कि आपका किसानी पानी पे आधारित है। क्या हमारे हर खेत को पानी उपलब्ध हुआ है 20 साल में? हम 90 की बात करते हैं, हम 95 तक की बात करते हैं, हम 2005 तक की भी बात करें कि 2005 में जो स्टेट ट्यूबवेल, जो सरकारी नलकूप से पानी खेतों में जाता था, वो नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। तो जब खेतों में पानी सीधे नहीं जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगा और आमदनी घटेगी। तो इसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किसानों को मुफ्त और सस्ती पानी और बिजली हम कैसे दें। हम इन विषयों पे आपके लिए आपको यहाँ बुलाए हैं। किसानों पे जो लोन है, यहाँ बिहार में भी किसान अब महाराष्ट्र की तरह आत्महत्या करने लगे हैं, उनको ऋण मुक्त करने के लिए हम क्या योजना लाए हैं? कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 59,900 करोड़ रुपया था, तो इस बार 60,000 करोड़ यानी कि 100 करोड़ बढ़ाया गया। रेलवे में किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे जो दरभंगा से लेकर रक्सौल तक दोहरीकरण करना हो, सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी, नई रेल लाइन की बात पिछले 15 साल से हो रही है। 15 साल पहले उसका सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। तो सरकार का एक, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे 2 प्रमुख वक्ता आज इस मंच पे हैं और आपसे विशेष वार्ता करेंगे। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं मेरे बाएं बैठे हुए रिसर्च विभाग के, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग के चेयरमैन और प्रवक्ता आनंद माधव सर का। उनके बगल में हमारे लाल बाबू लाल जी बैठे हुए हैं, पूर्व विधान पार्षद, और सौरभ सिन्हा जी बैठे हुए हैं जो मीडिया विभाग के आईटी सेल के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ मीडिया विभाग के प्रदेश के चेयरमैन राजेश राठौर जी बैठे हुए हैं। आज ये विशेष वार्ता
राजेश राठौर जी और आनंद माधव जी के द्वारा आहूत है। मैं बिना विलंब किए हुए चाहूंगा कि अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक हमारे चेयरमैन राजेश राठौर जी को दे दूं। तो आपने सुना कि देश में 1 फरवरी को जो आम बजट पेश किया गया है उसमें मखाना बोर्ड की बात कही गई है और उसको लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर और माधव आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पर खूब हमला बोला। कहा कि सरकार बजट के नाम पर सिर्फ झुनझुना देने का काम किया है। सरकार बिहार का भलाई नहीं देखना चाहती है। सरकार चाहती है कि बिहार के लोग मजदूर बनकर रहें, गुजरात महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करें। इसके ही साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मखाना की तो चर्चा हुई, ना लीची पर चर्चा हुई, ना केले पर चर्चा हुई, बजट के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिला। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।